सब प्रबंध हो गया है, सबको कह भी दिया है, बस शेखरदा रह गए हैं। चलो उन्हें भी कह आऊँ, नहीं तो वे बुरा मानेंगे। उसी व्यस्त भाव से वह वापस चली गई और फिर लौटकर ललिता से बोली, शेखरदा एक माला मांग रहे हैं, तुम जाकर उन्हें दे आओ, मैं इधर का काम देखती हूँ। लगन घड़ी आ गई है, अब देर नहीं की जा सकती। ललिता ने सिर उठाकर कहा, तू ही जाकर दे आना, मैं माला गूंथ रही हूँ। अच्छा, तो वह बड़ी माला दे दो मुझे। अन्ना ने माला के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ललिता ने माला उठाई, न जाने उसे क्या सूझी, कहने लगी, अच्छा मैं ही दे आती हूँ उन्हें। अन्ना काली को उस बात से बहुत राहत मिली, बोली, यही ठीक रहेगा दीदी, मुझे तो देखो ना कितने काम पड़े हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। ललिता हंसने लगी, फिर उठ खड़ी हुई और माला लेकर शेखर के कमरे की ओर बढ़ने लगी। शेखर मेज पर बैठा हुआ ध्यानपूर्वक कोई पत्र लिख रहा था। उसे पता नहीं चला कि कब ललिता दबे पांव कमरे में आ गई और उसके ठीक पीछे खड़ी हुई है। ललिता ने सिर उठाकर कहा, तू ही जाकर दे आना, मैं माला गूंथ रही हूँ। अच्छा, तो वह बड़ी माला दे दो मुझे। अन्ना ने माला के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ललिता ने माला उठाई, न जाने उसे क्या सूझी, कहने लगी, अच्छा मैं ही दे आती हूँ उन्हें। अन्ना काली को उस बात से बहुत राहत मिली, बोली, यही ठीक रहेगा दीदी, मुझे तो देखो ना कितने काम पड़े हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। ललिता हंसने लगी, फिर उठ खड़ी हुई और माला लेकर शेखर के कमरे की ओर बढ़ने लगी। शेखर मेज पर बैठा हुआ ध्यानपूर्वक कोई पत्र लिख रहा था। उसे पता नहीं चला कि कब ललिता दबे पांव कमरे में आ गई और उसके ठीक पीछे खड़ी हुई है। कुछ देर तक ललिता उसी तरह अपनी जगह पर खड़ी रही कि शायद शेखर को पता चल जाए कि वह आ गई, लेकिन जब काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद उसने देखा कि शेखर पत्र लिखने में बहुत तल्लीन है, तो उसका ध्यान बटाने और उसे चौंकाने के लिए ललिता ने 2 कदम आगे बढ़कर बहुत फुर्ती के साथ शेखर के गले में माला डाल दी और पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर कहा, अन्ना, और मुंह मोड़कर देखा तो स्टूल पर ललिता बैठी हुई है। शेखर एकदम उठ खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में बोला, यह क्या किया ललिता? ललिता डर गई, वह भी उठ खड़ी हुई और शंकित आवाज में बोली, क्यों, क्या हो गया? शेखर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम जानती नहीं क्या हुआ? जाकर अन्ना काली से पूछाओ, आज की रात गले में वरमाला पहना देने से क्या होता है। बात समझ में आने के कारण क्षण मात्र में ललिता का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो उठा। नहीं, कभी नहीं, यह मतलब नहीं था मेरा, कहती हुई वह लगभग भागती हुई नीचे उतर गई। शेखर आवाज़ लगाता रह गया, सुनो ललिता, एक ज़रूरी बात सुन जाओ। सीढ़ियाँ उतरती हुई ललिता ने शेखर की बात सुनी ज़रूर, लेकिन वह रुकी नहीं, तीर की तरह अपने कमरे में पहुंची और आंखें मूंद कर अपने बिस्तर पर लेट गई। लाज से वह मरी जा रही थी। पिछले 5-6 वर्षों से ललिता के शेखर के बहुत निकट रही है। आज तक शेखर ने उससे कभी किसी तरह का मजाक नहीं किया था। शेखर इतने गंभीर स्वभाव का था कि वह कभी मजाक करता ही नहीं था। हाँ, डांट फटकार की आशा उससे अवश्य की जा सकती थी। उसी शेखर से आज इतने बड़े मजाक की बात निकलेगी, इसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शेखर ने जो कुछ कहा था उसका ध्यान कर ललिता बिस्तर पर लेटी लेटी लाज से सिकुड़ने लगी। इतने में शेखर के घर की मेहरी की आवाज़ सुनाई पड़ी, ललिता दीदी कहाँ हैं, उन्हें छोटे बाबू बुला रहे हैं। विवश होकर ललिता उठी, बाहर आई और मीठे स्वर में बोली, अभी आती हूँ। मेहरी चली गई। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा, शेखर अभी तक पत्र लिख रहा है। कुछ क्षण चुप रहकर उसने बहुत साहस से कहा, क्या काम है शेखरदा? शेखर ने लिखते लिखते बिना सिर उठाए जवाब दिया, पास आओ, बताता हूँ। ललिता हिली नहीं, बोली, नहीं, वहीं से बताओ। शेखर हंसते हुए बोला, ये अचानक तुम्हें क्या कर डाला ललिता, बताओ तो। हटो, फिर वही बात, ललिता ने रूठे स्वर में कहा, अरे वाह, मुझे डांट रही हो। शेखर ने उसकी ओर मुंह करके कहा, मैंने क्या किया? किया तो तुमने है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम माला लौटा दो, इसलिए तो बुलवाया है ललिता। शेखर ने कहा, तुम पास आओ, माला अभी लौटा देता हूँ। तुमने आधा काम किया है, तुम यहाँ आओ, मैं उसे पूरा कर देता हूँ। ललिता दरवाजे के पास खड़ी अपने को बहुत हीन और अपमानित महसूस कर रही थी। कुछ पल चुप रहकर ललिता बोली, सच कह रही हूँ शेखरदा, तुम इस तरह का मजाक मुझसे करोगे तो फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, साफ साफ कह देती हूँ, मेरी माला मुझे लौटा दो। शेखर ने मेज पर रखी माला उठाकर ललिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले जाओ, वहीं से फेंक दो मेरे पास। नहीं, फेंकूंगा नहीं, पास आओ और ले जाओ।
तो रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। गुस्से से ललिता का स्वर रुआसा हो गया था। शेखर ने ऊंची आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आधा काम तो रह गया तो रहने दो। ललिता ने गुस्से से कहा और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन वह नीचे नहीं गई। ललिता पूर्व की ओर खुली छत पर एक किनारे में रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। आकाश में चांद ऊपर उठने लगा था और वातावरण की ठंडक बढ़ने लगी थी। इसके बावजूद लज्जा और अभिमान से उसका शरीर चल रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी थीं। वह अनाथ है, निराश्रित है, इसलिए तो लोग उस पर तरस खाते हैं, उसे अपना स्नेह देते हैं। शेखरदा भी आज तक यही करते रहे हैं, लेकिन आज अचानक उन्होंने ऐसा निर्मम मजाक कर उसका अपमान क्यों कर डाला। दूर क्षितिज पर दृष्टि गड़ाए ललिता यही सब सोच रही थी। ललिता ने चौंक कर पीछे की ओर देखा। वहाँ शेखर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। ललिता के संभलने से पहले ही शेखर ने आगे बढ़कर वह फूल माला उसके गले में डाल दी। ललिता को बड़े जोर से रोना आ गया। क्रोध और रुदन मिश्रित स्वर में वह जोर से बोली, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने क्यों किया था? मैंने कुछ नहीं किया, कहती हुई ललिता ने माला को तोड़ फेंकने के लिए हाथ उठाए ही था कि अचानक उसकी दृष्टि शेखर से मिल गई और उसका हाथ रुक गया। माला तोड़ फेंकने की उसकी हिम्मत न हुई। वह रोती हुई बोली, मैं अनाथ हूँ, इसलिए क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? शेखर अब तक तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ललिता की यह बात सुनकर वह गंभीर हो गया और बोला, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ या तुम मेरा अपमान कर रही हो? ललिता डर गई। आंखें पोंछती हुई वह घबराकर बोली, मैंने क्या अपमान किया? शेखर कुछ पल चुप रहा, फिर अपने स्वाभाविक आवाज़ में गंभीरता के साथ बोला, जरा सोचकर देखोगी ललिता तो पता चल जाएगा। आजकल तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। कलकत्ता से बाहर जाने से पहले इसलिए मैंने उन ज्यादतियों को बंद कर दिया है। ललिता ने इस बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी में दोनों छत पर चुपचाप खड़े रहे। नीचे अन्ना काली की गुड़िया लड़की के ब्याह की शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। कुछ देर उसी तरह मंत्रमुग्ध खड़े रहने के बाद शेखर के आवाज़ में अपार स्नेह भरकर कहा, अब ओस में मत खड़ी रहो, जाओ नीचे जाओ। जाती हूँ, कहती हुई ललिता नीचे झुकी और उसके पैरों को छूती हुई उठकर खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, मुझे क्या करना होगा यह बता जाओ। शेखर को हंसी आ गई। कुछ सोचने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और ललिता को अपने से सटाकर उसके अधरों से अपने अधर छुआ कर बोला, मुझे कुछ भी बताना नहीं होगा ललिता, आज से तुम अपने आप ही सब कुछ समझने लगोगी। ललिता के सारे शरीर में रोमांच हो आया। वह पीछे हटती हुई बोली, मैंने अचानक तुम्हारे गले में माला डाल दी, क्या इसी कारण तुमने ऐसा किया? शेखर धीरे से हंसा, फिर सिर हिलाते हुए गंभीरता के साथ बोला, नहीं, यह बात नहीं है ललिता। मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा था। आज मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि आज ही मैं ठीक तरह से समझ सका हूँ कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूँगा। ललिता चुप रही। उसका रोम रोम खिल उठा। धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ये सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे शेखरदा। माँ सुनेंगी तो बहुत दुखी होंगी, यह हो नहीं सकेगा। हाँ, बाबूजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, यह तो ठीक है, लेकिन माँ दुखी नहीं होंगी, बहुत खुश होंगी। पर अब तुम इन सब की चिंता ना करो, जो होना था वह हो गया, उसे अब ना तुम हुआ कर सकती हो और ना मैं। इसलिए व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो, जाओ नीचे जाकर माँ को प्रणाम कराओ। 2-3 महीने बाद की बात है। नवीन चंद्र अपनी बैठक में बैठे हुए हिसाब किताब देख रहे थे कि गुरुचरण उदास चेहरा लिए अंदर घुसे। वे फर्श पर बैठना ही चाहते थे कि नवीन बाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस चौकी पर जाकर बैठो। मैं इस समय नहा नहीं सकूँगा। तुम्हारा क्या, तुमने तो अपनी जात दे दी, लेकिन मुझे तो अपने धन की चिंता है। बेचारे गुरुचरण सिर झुकाए पड़ी एक चौकी पर बैठ गए। 3-4 दिन पहले वे नियमानुसार दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में दीक्षित हो गए हैं। कई लोगों के मुँह से यह समाचार आज नवीन चंद्र को मिला है और इसलिए वे आज इतने नाराज़ हैं। गरज कर उन्होंने गुरुचरण से पूछा, क्यों जी, यह जो कुछ सुन रहा हूँ सच है ना? किसी तरह गुरुचरण ने सिर हिलाकर प्रकट किया कि हाँ सच है। क्यों किया तुमने यह काम? नवीन चंद्र के शब्दों से अंगारे बरस रहे थे। उस समय यही ठीक लगा दादा, 2 ही काम कर सकता था, या तो गले में फंदा डालकर छत से लटक सकता था या फिर ब्रह्म समाज ग्रहण कर सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि ब्रह्म समाजी हो जाऊं, इसलिए ब्रह्म समाजी हो गया।
बहुत अच्छा किया भैया, अपने गले में फंदाना डालकर हम सबके गले में डाल दिया। जाओ अब यहाँ से, और अपना काला मुंह हमें कभी ना दिखाना। करना अपनी लड़कियों की शादी ढोंग चमारों से। गुस्से से नवीन चंद्र के नथुने फड़कने लगे थे। गुरुचरण आंखें पोंछते हुए बैठक से बाहर निकल आए। गुरुचरण को डांट कर घर से बाहर निकाल देने पर भी नवीन चंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल राजमजदूरों को बुलवाकर आदेश दिया कि दोनों घरों की छत के बीच दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि घर से दूसरे घर में जाने का रास्ता बंद हो जाए। कलकत्ता से बहुत दूर किसी शहर में जब भुवनेश्वरी को अविनाश के पत्र से यह समाचार मिला तो उन्हें रोना आ गया। शेखर से पूछने लगी, ऐसी कुमति किसने दी तेरे बापूजी को? कुछ पल चुप रहकर शेखर ने उत्तर दिया, माँ, गुरुचरण बाबू के ब्रह्मसमाजी होने के बाद तुम लोग खुद ही कुछ दिनों के बाद उन्हें जाति से बाहर कर देते। भला इतनी लड़कियों का ब्याह वे किस तरह करते, ज़रा सोचो तो। भुवनेश्वरी की समझ में यह बात नहीं आई। सिर हिलाती हुई वे कठोरता से बोली, दुनिया में कोई काम रुका नहीं रहता शेखर। अगर जाति बदलने से ही लड़कियों के ब्याह हो जाते तो आए दिन लोग जाति बदलते रहते। शेखर कुछ नहीं बोला। आंसू पोंछती हुई भुवनेश्वरी कहने लगी, अगर मैं इस बार भी ललिता को अपने साथ ले आती तो जैसे भी होता मैं ही उसका ब्याह करती। मैं तो सचमुच यही समझी थी कि ललिता के हाथ पीले होने वाले हैं, इसलिए गुरुचरण उसे नहीं भेज रहा है। ठीक है माँ, अगर यही बात है तो तुम घर लौटकर ललिता की शादी अपने हाथों से कर देना। उसके मामा ही तो ब्रह्मसमाजी हुए हैं, वह तो नहीं हुई। शेखर ने माँ के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। भुवनेश्वरी सोच में पड़ गई। बोली, मुझे तो ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन तेरे बाबूजी का स्वभाव कुछ दूसरे ढंग का ही है। वे इन मामलों में बहुत कट्टर हैं। वे अब इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। यह भी हो सकता है कि वे हमें उन लोगों से मिलने तक ना दें। शेखर को भी इस बात की आशंका थी। वह उठकर वहाँ से चला गया, लेकिन यह बात उसके दिमाग से नहीं उतरी। फिर उसका उस शहर में मन नहीं लगा। 2-3 दिन के बाद एक दिन शाम को घर लौटकर भुवनेश्वरी से बोला, माँ, अब मन यहाँ से उखड़ गया है, घर चलो। भुवनेश्वरी तत्काल सहमत हो गई। कलकत्ता लौटने पर उन्होंने घर पहुंचकर देखा, जहाँ दोनों घरों के बीच एक घर से दूसरे घर जाने का रास्ता था, वहाँ छत पर बहुत ऊंची दीवार उठवा दी गई है। बिना कुछ पूछताछ किए माँ और बेटा समझ गए कि गृह स्वामी नवीन चंद्र जी की इच्छा नहीं कि गुरुचरण बाबू और उनके परिवार से कोई संबंध रखा जाए। रात के खाने के समय भुवनेश्वरी ने शेखर से कहा, ऐसा लगता है कि ललिता की सगाई गिरीन्द्र के साथ होने वाली है। वैसे मुझे भी ऐसा शक था। शेखर का हाथ रुक गया। पूछा, तुमसे किसने कहा माँ?